बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आज के सेशन में जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जो यूनिट हम पढ़ेंगे दैट विल बी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, जो कि MCU 1 का यूनिट है। MCU 1 जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर, ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCU 1 का आपका जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, उसके हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आपके बुक्स में 15 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनको पढ़ के जो है आपका जो फुल यूनिट है वो कवर अप हो जाएगा। हम स्टार्टिंग में जो है डिफरेंट टॉपिक्स देखेंगे कि इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है, और अगर जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे आप ये देखोगे कि सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक्स को कवर अप करते हैं, ठीक है। सो शुरुआत करने से पहले इफ़ यू लाइक द वीडियोज़ दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द लाइक बटन, do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि इस यूनिट के अंदर हैं। तो सारे क्वेश्चंस को देखने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों ने कवर अप किया है। हमारे यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन, और शुरुआत हमने की थी इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे हमने देखा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मिल बांट के क्या काम करते हैं, उसका एक गोल होता है। ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसकी अचीवमेंट में ये सारे लोग मिलकर मदद करते हैं। फिर हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा कि ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में। फिर हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो होता क्या है, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है। फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पहले हमने देखा टॉप मैनेजमेंट होता है, उसके बाद होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर हमने देखा सुपरवाइजरी या फिर जूनियर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3 तरीके के लेवल होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। 14 प्रिंसिपल जिसको दिया है हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स। फंक्शंस, हमारा जो मैनेजर है एक ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर का क्या रोल है और वो किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है। मैनेजर मेनली कुछ एक्टिविटीज करता है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एज वेल एज कंट्रोलिंग, ठीक है। सो ये सारे फंक्शंस जो है हमारे मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था रोल्स ऑफ मैनेजर्स। तो रोल्स ऑफ मैनेजर्स में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डिफरेंट तरीके के रोल्स होते हैं। 10 बेसिक्स रोल होते हैं जो कि हमें दिया है हेनरी मिंट्सबर्ग ने। हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमको 10 रोल्स दिए हैं, और इन रोल्स को हमने क्या कर दिया, हमने इन रोल्स को कंबाइन करके हमने बेसिकली 3 ब्रॉड कैटेगरीज में उसको हमने डिवाइड कर दिया। कौन कौन से थे? पहला हमारा रोल था जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है, दैट इज इंटरपर्सनल रोल, ठीक है। इंटरपर्सनल रोल हो गया। सेकेंड इज इंफॉर्मेशनल रोल, एंड जो थर्ड रोल जो हमारा मैनेजर प्ले करता है दैट इज द डिसीजनल रोल, जहां पे कि उसको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं। अगर किसी भी तरीके का डिसएग्रीमेंट हुआ ऑर्गेनाइजेशन में तो उन सबको उसको सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक कवर्ड वाज ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या किया, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस किए ऑर्गेनाइजेशन के। फॉर एग्जांपल हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड किया कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। इसके अलावा हमने देखा कि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, लोग जो हैं, जो मेंबर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उनका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कितना है, उस हिसाब से भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन 2 कैटेगरीज में उसको फर्दर हमने क्लासिफाई कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके डिफरेंट फीचर्स क्या होते हैं ये भी हमने देखा। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कभी भी आइसोलेशन में काम नहीं करता है और
डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया, तो इन सारे चीज़ों में, इन सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, और ये सारे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरह। तो इन सारे चेंजेस से थोड़ा इवॉल्व होने के लिए, अगर ऐसे एक सिचुएशन में, ऐसे एक एनवायरनमेंट में अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना है तो उसको इवॉल्व होना पड़ेगा, और इवॉल्व होते 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 हमारा जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो बना है उसके जो फीचर्स हैं वो सारे हमने पढ़े हैं। सो दीज आर ऑल द टॉपिक्स जो हमने इस यूनिट में कवर अप किया है, और जो आगे के क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके बुक में जो दे रखे हैं वही क्वेश्चंस हैं, और वो सारे इन्हीं सब टॉपिक्स में से ही है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे दैट इज व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आर डिफरेंट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटेड फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल। ठीक है, तो हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है, और जो डिफरेंट तरीके के एक्टिविटीज़ है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं वो सारा जो है किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड होता है टू अचीव अ कॉमन गोल। तो ये है हमारा सवाल। तो इसका जवाब जो है इसके फेवर में मैंने आपको बताया था, क्रिस एगरिस जो है इन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो है यूजुअली इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किस तरीके से, कलेक्टिवली। यानी कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को बनाया ही क्यों है, हमने ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए बनाया है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई गोल बना रखा है, उस गोल को हमने अचीव करना है, और हम किस तरीके से अचीव करेंगे, कलेक्टिवली अचीव करेंगे। कलेक्टिवली यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का जो टास्क और जो एक्टिविटीज़ है वो इस तरीके का रहेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो मीट हो पाए। यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम उसको ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं और हम उसको नाम दे देते हैं जॉब्स। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स बना देते हैं और उन जॉब्स को हम असाइन करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और कैसे हम असाइन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इन जॉब्स का एलोकेट कर देते हैं टू वेरियस डिपार्टमेंट्स, और ये जो डिपार्टमेंट है अपने अपने एक्टिविटीज़ जो हमने अलॉट किया है वो एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करती है प्रॉपरली। बट इन सब को जो कलेक्टिवली हम देखते हैं, इन सब का जो कलेक्टिव रिजल्ट है दैट विल बी टू हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ने अपने लिए गोल बना रखा है वो जो है हम इन सारे एक्टिविटीज़ की मदद से कलेक्टिवली एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है उस गोल की अचीवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब से हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, वो क्रिएट क्यों हुआ, हम अपने गोल को अचीव किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से सीक्वेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं। ह्यूमन बींग्स जो है मेन रिसोर्स है एक ऑर्गेनाइजेशन का। उस ह्यूमन बींग्स को आप किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन को, उनके स्किल्स को आप किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो, ये सब जो है वो हमको इन सब क्वेश्चंस का जवाब मिलता है। ये जो टॉपिक है आपका, आपने जब कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देखे थे, व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, हु। तो ये वाला जो क्वेश्चंस था दैट वाज रिलेटेड टू Why is study of organization needed। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये इसी का ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं हाउ। अब ये सारे एक्टिविटीज़, डिफरेंट तरीके के एक्टिविटीज़ है, हमने जो जॉब है वो उसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट जॉब्स में, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया। अब आप कलेक्टिवली, आप कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैसे उसको अचीव करोगे, यू विल अचीव इट बाय डिविजन ऑफ वर्क। यानी कि हम क्या कर देंगे, सारे वर्क को जो है हम डिवाइड कर देंगे अमंग वेरियस सबऑर्डिनेट्स, डिफरेंट हम टीम्स बना देंगे, डिफरेंट मैनेजर बना देंगे, एक टीम लीडर होगा, उसके अंडर जो है वेरियस सबऑर्डिनेट्स होंगे जिन लोगों को स्पेशलाइजेशन होगा अपने अपने एरिया में। तो
डिवीज़न ऑफ वर्क की मदद से जो है हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी दे देते हैं। प्रॉपर अथॉरिटी यानी कि आप कोई मैनेजर बनाओगे और उसको प्रॉपर अथॉरिटी दोगे और उसको आप प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे। इससे जो है वो अपने टीम को बेटर तरीके से लीड कर पाएगा, जिससे कि उसका जो टीम गोल है वो अचीव हो जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन जो है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर डिसिप्लिन अगर मेंटेन रहेगा, आप कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, बाय वेरियस पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे डिफरेंट तरीके के रूल्स होते हैं, डूज एंड डोंट्स होते हैं, है ना, कि आपको ये नहीं करना है, एज एन एम्प्लॉय आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे, आपको ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है। तो इस तरीके के डिफरेंट रूल्स होते हैं, डिफरेंट पॉलिसीज होते हैं जो कि एम्प्लॉय पे लागू होते हैं, ठीक है। तो इन सब रूल्स और पॉलिसीज की मदद से हमारा जो डिसिप्लिन है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो कायम रहता है। फिर अगला हमारा आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड यानी कि हम जो है इवनली जो है वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबको जो है हम हमारी टीम को जो है हम वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो सारे लोग जो है एक ही टीम हेड को वो रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, इससे हमारा जो यूनिटी ऑफ कमांड है वो बना रहेगा। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हर चीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही, अगर कोई गोल में कोई चेंजेस आता है, कुछ एक्टिविटीज़ में चेंजेस आता है, पॉलिसी में चेंजेस आता है, तो वो सारे चीज़ें जो है इट शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी लेवल। अगर टॉप मैनेजमेंट ने कोई भी चेंजेस करा है, वो जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए कि वो बॉटम लेवल तक, जो नीचे के वर्कर्स हैं, नीचे के बॉटम जूनियर लेवल के जो वर्कर्स हैं, उन तक ये सारा चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हो, ठीक है। सो सारे कम्युनिकेशन, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच भी जो है कम्युनिकेशन जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सब की मदद से, इन सब से क्या होता है, ये सब जब रहेगा तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा हर चीज़ के, हर डिपार्टमेंट्स के बीच में, सारे एक्टिविटीज़ के बीच में। और सारे डिपार्टमेंट्स जब अपना गोल अचीव करेंगे तो क्या होगा, कलेक्टिवली हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल बना रखा है वो वाला गोल भी हमारा अचीव हो जाएगा। सो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज, डू द टर्म्स ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट गो टुगेदर, डिस्क्राइब पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे दो टर्म्स हमको बोले गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, और ये पूछा गया है कि डू दीज टर्म्स गो टुगेदर। तो इसका जवाब होगा यस, दीज टर्म्स जो है, ये दोनों टर्म्स जो है दे डू गो टुगेदर। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो गोल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना एक प्रॉपर मैनेजमेंट के हम जो है अपना गोल जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस गोल्स को हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर देते हैं और इन एक्टिविटीज़ को हम वेरियस डिपार्टमेंट्स को हम डेलीगेट कर देते हैं और इन सब के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाता है। अब इन सब के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ना कोई तरीके का स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, वरना ये सारे एक्टिविटीज़ जो है करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। So the purpose of management in an organization is to get the work done through a group of people in order to achieve the goals that are related to the economic growth of our business। तो मैनेजमेंट का रोल क्या है, मेन रोल क्या है? मैनेजमेंट में हमने डिफरेंट तरीके की चीज़ें पढ़े थे। मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये सब हम किसको करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो होता है वो है ह्यूमन बींग्स। जो हमारा स्टाफ होता है वही सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारा, क्योंकि लोगों के बिना हम किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। कोई भी एक्टिविटी हो गया, कोई भी जॉब हो गया, कोई भी गोल हमको अचीव करना है तो हम नहीं अचीव कर पाएंगे विदाउट दी स्टाफ। तो इन सब से रिलेटेड जो है प्लानिंग करना ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्रॉपर तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड अगर आपका मैनेजमेंट होगा तभी आप जो है
ये सब चीज़ें अचीव कर पाओगे, क्योंकि मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि हाउ टू गेट द वर्क डन effectively as well as efficiently by a group of people। ठीक है, जितने भी लोग हैं आप उनसे किस तरीके से काम करवाओगे टू अचीव द गोल्स ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन। जो सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज डिस्क्राइब पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसमें भी अगेन वही सेम चीज़ें आएंगी कि मैनेजमेंट का मेन काम यही होता है टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली। नेक्स्ट लाइन, यानी कि जो भी है, जो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो है टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली, यानी कि हमें जो है जो भी एक्टिविटीज़ करना है वो सारे एक्टिविटीज़ जो है इफेक्टिव तरीके से हो, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड तरीके से हो। ठीक है, ताकि जो है हमारा जो डिपार्टमेंट का गोल्स है वो अचीव हो एंड फाइनली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स है वो अचीव हो जाए। और ये सब जो है कोऑर्डिनेशन की मदद से ही होगा ऑफ ऑल द अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी हमारे रिसोर्स है, मैन पावर हो गया, मशीनरी हो गया, ठीक है, हमारा जो मनी हो गया, फाइनेंसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब का जो है प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर तरीके से आपको इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड coordination enables a management to make the functioning of an organization more flexible and healthy। ठीक है, तो अगर हम हर चीज़ को, सारे एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो क्या होगा, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट इज गिवन बाय हेनरी फ्यूल इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हेनरी फ्यूल ने हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा है। तो डू यू अग्री विद ऑल दीज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। हम बिल्कुल अग्री करते हैं कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में, अगर हम मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उन सब में भी हेनरी फ्यूल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं वो सारा जो है उसमें भी एप्लीकेबल है। ठीक है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो एक इवॉल्व्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो भी एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके के चेंजेस होते हैं उन सब से अडेप्ट किया है इसने। अडेप्ट करने के लिए उसने डिफरेंट तरीके के मेथड्स अपनाए, बहुत सारे चेंजेस अपने में लाया और ये सारा चेंजेस से बना है हमारा एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। सो ऐसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए, ऐसा एनवायरनमेंट जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, हमारे ग्रोथ को अफेक्ट करता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल को ही अफेक्ट करता है। सो ऐसे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है हमारे जो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं वो सारा का सारा एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है। हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से हर चीज़ को अडॉप्ट कर सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जल्दी जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को उन चेंजेस में अडॉप्ट जो है हमारा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। सो दीज प्रिंसिपल्स दैट आर लेड डाउन बाय फ्यूल दे कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड इन आवर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आप ये भी समझा सकते हो कि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फीचर्स जो हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं कि फीचर्स जैसे कि हमारा जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो साइज़ है वो स्मॉलर रहता है। ठीक है, साइज़ जो है काफ़ी स्मॉलर रहता है क्योंकि हर चीज़ जो है वो क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है। तो टेक्नोलॉजी के कारण, टेक्नोलॉजी ने जो है इट हैज़ बिकम सब्सटीट्यूट ऑफ ह्यूमन पावर इन लार्जर डोमेन्स ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके अलावा सर्कुलर हो गया है। डिफरेंट जो लेयर्स थे ऑर्गेनाइजेशन में पहले, वो सारे लेयर्स जो है रिड्यूस हो चुके हैं। अब जो है हम ज़्यादा एम्फेसिस जो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे हम ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। क्वालिटी जो है हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है देन क्वांटिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये सारे फीचर्स जो हैं they are easily absorbed and flexible enough for implementing the principles of management that are laid down by Henry Fayol। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ अ मैनेजर। तो हमारा जो मैनेजर है डिफरेंट तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट तरीके के रोल्स भी परफॉर्म करता है। फंक्शंस कौन कौन से हैं ऐसे जो हमारा मैनेजर परफॉर्म करता है? दीज फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये स्टाफिंग है,
स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो हमारा मैनेजर जो है, ये सारे एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें उसको करना पड़ता है। ये सारा ऑलरेडी हम जो है डिटेल में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा जो रोल्स, अगर हम रोल्स की बात करें तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमें जो है 10 रोल्स दिया है। ठीक है, डिफरेंट तरीके के 10 रोल्स हमें दिए हैं और उसको हमने क्लब कर दिया अंडर 3 कैटेगरीज। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशनल रोल्स एंड डिसीजनल रोल्स। ठीक है, तो इंटरपर्सनल रोल्स में क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स लीडिंग, लाइसनिंग एंड सिंबल, यानी कि फिगर हेड। वो जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सबका एक लीडर की तरह होता है। ठीक है, एक लीडर का रोल प्ले करता है अंडर इंटरपर्सनल रोल। एक फिगर हेड होता है, एक सिंबॉलिक एक फिगर हेड रहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे जो टीम्स हैं, टीम्स जो सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उसका जो है एक हेड रहता है। तो सेकेंड जो है हमारा, दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल, जिसके अंदर आता है आपका मॉनिटरिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एज वेल एज द रोल ऑफ अ स्पोक्स पर्सन। ठीक है, तो ये जो है इंफॉर्मेशन को आपको देना, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इंफॉर्मेशन देना। स्पोक्स पर्सन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का स्पोक्स पर्सन तक रहता है हमारा मैनेजर, यानी कि जो आउटसाइडर्स रहते हैं। अगर आपको प्रेस में कोई मीट देना है, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कोई बात करना है, कोई डील्स आप कर रहे हो, उन डील्स में आपको बात करना है, तो इन सब के लिए, इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी जो भी इंफॉर्मेशन बाहर आपको मीडिया प्रेस में देना होगा, वो सारा रोल अगेन जो है हमारा मैनेजर प्ले करता है। थर्ड जो रोल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट इज डिसीजनल रोल, यानी कि जो भी डिसीजन लेते हैं, विच इंक्लूड्स टेकिंग इनिशिएटिव, हैंडलिंग डिसएग्रीमेंट्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एज वेल एज नेगोशिएटिंग। ठीक है, सो ये सारे जो है डिसीजनल रोल्स हैं जो कि हमारा मैनेजर प्ले करता है। सो फंक्शंस भी हमने देख लिए और हमने देखे डिफरेंट रोल्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हमारा सवाल है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को हम जो है डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जो सेकंड क्लासिफिकेशन हम करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो इन दोनों बेसिस में जो है हम एक ऑर्गेनाइजेशन की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, उसके बेसिस पे हम 2 तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया फॉर्मल एंड सेकेंड वन इज इनफॉर्मल। ठीक है, पहला हो गया फॉर्मल और सेकेंड वन इज इनफॉर्मल। अगर हम फॉर्मल की बात करें, फॉर्मल जो होता है थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है, थोड़ा रिजिड रहता है। वहाँ पे सारे रूल्स वगैरह जो होते हैं वो डिफाइंड रहते हैं, पहले से ही वो डिफाइंड रहते हैं और ड्यूरेबल रहता है। ठीक है, अब अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहाँ पे थोड़ा सा आपको फ्रीडम रहता है, लूज रहता है, वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्टेनियस तरीके से होता है, स्पॉन्टेनियस तरीके से हर काम वहाँ पे होता है। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है यू कैन क्लासीफाई द ऑर्गेनाइजेशन इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकेंड वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड अगर हम देखें, यू कैन ऑल्सो क्लासीफाई योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स। आपके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स कौन है? हमारा जो स्टाफ है, हमारे जितने भी स्टाफ है, जितने भी ह्यूमन पीपल हैं जो कि इन्वॉल्व है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके बेसिस पे, उनके इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 तरीक़ों से, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो प्राइमरी पहला और सेकेंड वन इज सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। तो 2 तरीके से आप क्लासीफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन हुए? प्राइमरी वो लोग होते हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट, जिनका जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट रहता है, एकदम कमिटेड रहते हैं। ठीक है, वो लोग। सेकेंड जो होते हैं वो ऐसे, सेकेंडरी में कौन कौन आते हैं? सेकेंडरी में वो लोग आते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों का जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ा कम रहता है, यानी कि इनका जो नेचर ऑफ जॉब रहता है इट वुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स। इसके अलावा एक और तरीका रहता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड आपका रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल
प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे भी आप जो है आप क्लासिफाई कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को। उसके अंदर आपका आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस प्रिंसिपल किस लिए हमने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमारी रक्षा करते हैं, हमारी आम जनता की रक्षा कौन करता है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, तो हमने इसको क्लासिफाई कर दिया प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के आधार पर कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, उस आधार पर भी हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप लिखोगे हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स एंड द थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव की किस आधार पर, किस लिए आपने उन ऑर्गेनाइजेशन को एक्चुअल में बनाया है। हमारा 6th क्वेश्चन है विच फैक्टर्स डिटरमाइन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है। अब ये हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा उसका सेम क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि क्या क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है किस टाइप में बिलोंग करता है, यानी कि कौन से टाइप्स हो सकते हैं। हमने कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। पहला जो था इट वॉज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड वॉज ऑन द बेसिस ऑफ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट of members of the organization, third was on the basis of basic principal objective की किस आधार पर, किस लिए हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है। तो इन फैक्टर्स के कारण, इन फैक्टर से जो है हमने जो है ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई किया है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप में होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, पिछला स्लाइड है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो आई डोंट थिंक इसको फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट ही होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वही चीज़ आपसे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। पिछले क्वेश्चन में ये पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन में तो आपसे सीधा ही पूछ लिया था कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है वो जो टाइप है, टाइप आप किस आधार पर डिटरमाइन करोगे, कैसा क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जिसके आधार पर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई करोगे एक पर्टिकुलर टाइप में। अगेन आपको वही सेम चीज़ें लिखना है कि आप जो है 3 आधार पर क्लासिफाई कर सकते हो। कौन कौन सा आधार है? बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था कि हम फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर हमने इमोशनल इन्वॉल्वमेंट देखा था कि हमारा जो मेंबर है, हमारे जितने भी लोग हैं वो कितना इमोशनली इन्वॉल्व है, उस आधार पर भी हम जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन वाज बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन बना है उस आधार पर भी हम जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 7th क्वेश्चन है दैट इज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इम्पैक्टिंग चेंजेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद होगा हमने टॉपिक पढ़ा था फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। उन फीचर्स को पढ़ने से पहले हमने ये देखा था कि हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वही ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि किस तरीके के ऐसे चेंजेस हैं दैट आर टेकिंग प्लेस इन एन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट इम्पैक्ट्स द चेंजेस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या ऐसे चेंजेस होते हैं? अगर हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट तरीके के चेंजेस होते रहते हैं। वहाँ पे जो कंपटीशन है वो कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ही तेज़ी से जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इकोनॉमी जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। ठीक है, तो कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा हमारा स्टिफ हो गया है और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करना है तो उसको इस कंपटीशन को फेस करना ही पड़ेगा। सेकेंड, मर्जर और एक्विजिशन जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीक़ों से हो रहा है। ठीक है, और हायर इकोनॉमीज ऑफ स्केल को पाने के लिए डिफरेंट जो इकोनॉमीज़ है दे आर जॉइनिंग हैंड्स टुगेदर टू एंजॉय हायर इकोनॉमी ऑफ स्केल। ठीक है, तो हायर इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब क्या है? आप प्रोडक्शन कर सकते हो कम कॉस्ट पे। ठीक है, आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते जाओगे आपको उसमें स्पेशलाइजेशन मिलता जाएगा जिसके कारण जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपका कम हो जाता है। ठीक है, तो मर्जर एंड एक्विजिशन का मेन मकसद यही रहता है कि आपको हायर इकोनॉमी ऑफ स्केल वगैरह का फ़ायदा रहे और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ा लार्ज इन साइज होता चला जाए।
एरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म है जो है वो भी आपका डिसअपियर होता चला जा रहा है। हर चीज़ जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। कंप्यूटर्स ने जो है आजकल सब सारे एक्टिविटीज़ को आप देखोगे, मोस्टली एक्टिविटीज़ अब कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। लोग जो है वो कम लगते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी अगर हम आज के डेट में देखें तो नेशनल इकोनॉमी में हमारे जो जीडीपी वगैरह की अगर हम बात करें तो हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी जो है इंडिया में वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम प्रोडक्ट इनोवेशन की बात करें, कंटिन्यूस प्रोडक्ट इनोवेशन हो रहा है एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, दीज आर ऑल बिकमिंग द रूल्स ऑफ द गेम इन आवर बिजनेस। ग्रोइंग कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके बीच में भी जो है बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा आपको स्टिफ कंपटीशन जो है कहाँ देखने को मिलेगा, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जो है सप्लाई चेन की ज़रूरत रहती है। सप्लाई चेन क्यों चाहिए होता है? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के लिए, गुड्स को पहुंचाने के लिए बीच में एक सप्लाई चेन की ज़रूरत रहती है जो कि गुड्स को पहुंचाता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अवर अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स को भी जो है उनको बहुत ही ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है टू यूज़ ऑल दी सप्लाई चेन्स टू फास्ट, ताकि हम फास्ट तरीके से जल्दी अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। ऑब्सोलेंस की अगर हम बात करें, हम जो है आजकल एक ऐसे एरा में आ गए हैं जहाँ पे ऑब्सोलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। बहुत तेज़ी से कंटिन्यूस तरीके से इनोवेशन जो है बहुत जल्दी हो रहा है। आप अगर टाइम में देखो 4-6 महीने में जो है नई टेक्नोलॉजियाँ आ जाती हैं। मोबाइल की अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लें मोबाइल का, तो मोबाइल के केस में भी हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया इनोवेशन आते रहता है और जो पुरानी चीज़ है, पुराना जो चीज़ है वो ऑब्सोलीट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑब्सोल्यूशन का ज़माना है, एरा जो है इट इज़ एन एरा ऑफ ऑब्सोलेंस। ठीक है, तो इन सब चक्करों के कारण, इन सब चेंजेस के कारण जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए उसको जो है कुछ ना कुछ चेंजेस अपने में लाना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस जो है क्या क्या थे, डिफरेंट तरीके के चेंजेस लाए ऑर्गेनाइजेशन अपने में, और वो सारे हमने पढ़े थे अंडर द टॉपिक फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द 5 न्यू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट विच हैव नॉट बीन मेंशन्ड इन दिस यूनिट। ठीक है, तो 5 कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो कि एनवायरनमेंट में हो रहे हैं जिनके बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रखा है। पहला यही है कि जो स्ट्रेस है, ओवरऑल स्ट्रेस जो है वर्क का, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता चला गया है आजकल जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया है। हमारा वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जा रहा है और जो एम्प्लॉई है उस पर बर्डन भी जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिसके कारण सारे के सारे मोस्टली एम्प्लॉयज़ को अगर आप देखोगे सारे के सारे जो हैं वो स्ट्रेस में ही आपको मिलेंगे। सेकेंड वन इज़ कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी यानी कि अब ऐसा नहीं रहा कि एक शहर में अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसी शहर के लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन जो बाहर के लोग हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में मिलेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो कि डिफरेंट स्टेट्स से होंगे, जो डिफरेंट भाषाएं बोलते होंगे, डिफरेंट रिलीजियन से होंगे। तो यहाँ पे आपको एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कल्चरल डाइवर्सिटी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। थर्ड वन इज इम्पार्शियलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर, रेस, एथनिसिटी एंड नेशनैलिटी। अगेन आपको जो है इम्पार्शियलिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है अब हमारा मेन गोल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमने उनको डिवाइड कर दिया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हमने उन एक्टिविटीज़ दे दिया है। अब उसमें चाहे लड़का काम करे, चाहे लड़की काम करे, चाहे किसी भी रेस का बंदा हो, किसी भी रिलीजियन का बंदा हो, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो है इम्पार्शियलिटी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको अब पार्शियल बिहेवियर जो है बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज़ क्रिएटिविटी। क्योंकि ज़्यादा आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है, क्रिएटिविटी फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। आपको जब दिखेगा कि आजकल जो है ज़्यादा इनोवेशन वगैरह पे ध्यान दिया जाता है। लोगों से भी, जो कस्टमर्स हैं उनसे, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी हम आजकल जो है नए आइडियाज़ लेते हैं कि आप जो है हमको नए आइडियाज़ दीजिए। तो
जो भी उनका क्रिएटिविटी है, वी ऑलवेज अप्रिशिएट दैट क्रिएटिविटी, ताकि हम जो है कंपटीशन में, हमारा जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसमें हम लोग आगे रहें। एंड फाइनली वी हैव द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम में ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि हम ह्यूमन रिसोर्स को इस तरीके से मैनेज करेंगे कि हम जो भी हायरिंग करेंगे वो सारे एक्सपर्ट लोग होंगे, ऑलरेडी ऐसे लोग होंगे जिनको टेक्निकल नॉलेज होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक टेक्निकल पोस्ट के लिए हम हायरिंग कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी जिनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होगा उनको ही हम प्रेफर करेंगे, ताकि हम उनको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देके और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको नई चीज़ एक देखने को मिलेगी, जहाँ पे हायरिंग वगैरह रहता है वहाँ पे थोड़ा सा बायस अप्रोच रहता है टू इन रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे सेलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होता है इन द सोसाइटी एंड ओनली स्किल्ड पीपल आर प्रिफर्ड फॉर द जॉब एंड द रेस्ट आर गिवन द अपॉर्चुनिटी बट एट अ वेरी लो प्रोफाइल। तो these are all the 5 new changes that are taking place in the environment which have not been discussed in this unit. Next question is how is the modern organization different from an organization of early days? यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा आपसे जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसके फीचर्स पूछे गए हैं। ठीक है, पहले जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उससे क्या डिफरेंट है, किस तरीके से डिफरेंट है हमारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। तो आप सारे फीचर्स लिख डालोगे जो हमने पढ़े थे। कौन कौन से फीचर्स हमने पढ़े थे कि आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन है दे आर गेटिंग स्मॉलर इन साइज, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ द मैन पावर। रिड्यूसिंग लेयर्स आपको देखने को मिलेगा। टेक्निकल स्किल्स है वो भी आपका चेंज होता चला जा रहा है। एवरेज टेक्निकल लेवल जो होता है ऑफ मॉडर्न टेक्निकल वर्कर इज मच मोर देन देयर अर्लियर काउंटर पार्ट्स। पहले ओल्डर डेज में जो अर्ली ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उनसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड है आजकल के हमारे एम्प्लॉयज़। अब हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा फोकस रहता है। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वैल्यू एनहांस करने की कोशिश हमारी ज़्यादा रहती है। टाइमिंग की बात करें, प्लेस की बात करें, सब कुछ फ्लेक्सिबल हो गया है। क्वालिटी ओरिएंटेशन की तरफ हम बढ़ते चले जा रहे हैं मोर देन क्वांटिटी। एम्पावरमेंट जो है वो मिलता चला जा रहा है टू लोअर एज वेल एज मिडिल मैनेजमेंट। जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो सारी चीज़ें जो है अब जो है हमारा मिडिल मैनेजमेंट और जो लोअर मैनेजमेंट है उनको भी हमने जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उनको भी दे रखी है। डिसीजन मेकिंग अगेन वही बात, जो डिसीजन मेकिंग जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके में हमने मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को भी अब क्या करना शुरू कर दिया, इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। बिजनेस एथिक्स की अगर हम बात करें, बिजनेस एथिक्स जो है आजकल फॉर्मली एम्फसाइज्ड होता है एज एथिक्स इज बेसिक इनपुट फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिविजुअल लर्निंग की बात करें और ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की बात करें, इन दोनों पे भी हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल इश्यूज़, यानी कि जो क्रॉस कल्चरल इश्यूज़ है वो भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो है आजकल जो है आप देखोगे कि मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते चले जा रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक ही स्टेट के नहीं रहते, डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के आपको यहाँ पे एम्प्लॉयज़ मिलेंगे। तो वहाँ पे क्रॉस कल्चरल इश्यू जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसके अलावा जो है आउटसोर्सिंग भी जो है वो होता है। ठीक है, कुछ ऐसे जॉब्स रहते हैं हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो कि रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, ठीक है, जो कि रिपीट होते रहते हैं। ऐसे जॉब्स को हम क्या कर देते हैं, हम बाहर जो है डिफरेंट किसी कंट्री में वहाँ के लोगों से करवाते हैं, यानी कि चीप प्राइस पे हम करवाते हैं। हम ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे काम करवाने को हम आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आएगा हाउ इज़ द मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली डेज, यहाँ पर आपको सिंपल तरीके से जो हमने फीचर्स पढ़े हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे के सारे फीचर्स आपको लिख डालना। हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन होते क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन जो है सोसाइटी में इसलिए होते हैं ताकि सोसाइटी का जो है कुछ भला कर सके। सोसाइटी किससे बनता है, सोसाइटी जो है वो लोगों से बनता है, डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, उन लोगों के नीड्स को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसर्च करता है, R&D करता है, जिसकी मदद से वो ये देखता है कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी क्या नीड्स है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, हम किस तरीके के ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जिससे कि उनकी ज़िंदगी और आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करती है सोसाइटी को और उनके नीड्स देखती हैं, क्या क्या कमी है सोसाइटी में, उन कमियों को पूरा करता हुआ कैसा हम प्रोडक्ट बनाएं, ये सब वो R&D करती है। तो
ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी सोसाइटी को क्या देता है, दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू अवर सोसाइटी। इसके बदले में वो प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। वो लोगों को जो है, लोगों की नीड को फुलफिल करता हुआ कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसके बदले में उनसे पैसा लेता है, और इस पैसे की मदद से हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलते रहता है। इट इज़ ऑल्सो एबल टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। ऑल्सो द नेक्स्ट थिंग इज़ टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हम जो है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकें। जितने भी सोसाइटी में जो लोग हैं उन लोगों को हम जो है गुड क्वालिटी प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करा सकें, जिससे कि हमारे सोसाइटी का भी भला हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कि जन सेवा के लिए ही होते हैं, ठीक है। काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। कुछ हमने, आपको याद होगा, हमने कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि वो किसके लिए फॉर्म्ड है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्म्ड है, उस हिसाब से भी हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई किया था। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो हमारे समूह के, यानी कि हमारे सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जैसे कि हमारा पुलिस हो गया, एयरफोर्स हो गया, मिलिट्री हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं वो सोसाइटी के ऑब्वियसली बेनिफिट के लिए ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे सोसाइटी को, जैसे कि चैरिटीज़ हो गया, पार्क हो गया, जू हो गया, रोड हो गया। तो ये सारे फैसिलिटीज़ भी जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है किसको प्रोवाइड करता है, हमारे सोसाइटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिक पर्पसेस हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इन आवर सोसाइटी। अगला हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या हैं ये हमको पूछा गया है। तो डिफरेंट फीचर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है आप इस तरीके से बता सकते हो कि डिफरेंट ऑथर्स जो है उन्होंने डिफरेंट डेफिनेशन दिए हैं अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के, कि हम, और उन डेफिनेशन में बताया गया है कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो आप उन ऑथर्स को कोट कर सकते हो। और ये जो टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमने एक टॉपिक पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन। वही चीज़ आपको यहाँ वही सेम चीज़ आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहला एक ऑथर था, कौन सा ऑथर था, स्टोनर, फ्रीमैन और गिलबर्ट। स्टोनर, फ्रीमैन और गिलबर्ट, इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे लोगों से बनता है, 2 और मोर पीपल होते हैं, और ये सारे लोग जो है एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम करते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो सके, ठीक है। सेकेंड एक ऑथर है हमारा रॉबिन्स। रॉबिन्स के हिसाब से जो एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सारी सबके सब जो है वो कंट्रोल्ड रहते हैं और कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, और इन सब को कोऑर्डिनेट कौन करता है, हमारा मैनेजर उनको कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। और ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ जो है एक आइडेंटिफाइबल बाउंड्री के अंदर ही वो सारा चलता रहता है। और ये सब काम क्यों होता है, अगेन ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो, ठीक है। सो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो यहाँ पे चलता रहता है। जो नेक्स्ट है हमारा थर्ड हमें फीचर दिया है ब्राउन एंड मोबर्ग ने। ब्राउन एंड मोबर्ग के हिसाब से दे हैव डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एज रिलेटिवली परमानेंट सोशल एंटिटी कैरेक्टराइज्ड बाय गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, स्पेशलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का फीचर किस तरीके का, इनके हिसाब से वो जो है रिलेटिवली परमानेंट सोशल एंटिटीज़ है, ठीक है। वो सोशल एंटिटीज़ है जिनका काम क्या है, जो कि स्पेशलाइजेशन को यूज़ करते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, और उनका जो नेचर रहता है दे हैव अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी कि अगेन यहाँ पे जो सारा काम रहता है वो कोई ना कोई गोल को अचीव करने के लिए ही रहता है। फोर्थ जो ऑथर है वो है हिक्स। हिक्स ने हमको क्या बताया है, हिक्स ने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है स्ट्रक्चर में रहती है, और जो लोग जो होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं फॉर अचीवमेंट ऑफ अगेन सम ऑब्जेक्टिव्स। जो फिफ्थ हमें शीन ने दिया है। शीन के हिसाब से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्लान्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ रहता है, जहाँ पे लोग जो हैं कुछ ना कुछ कॉमन गोल को जो है वो अचीव करते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट, कॉमन गोल, डिवीजन ऑफ
लेबर एंड हिरार्की ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, इन सब ऑथर्स ने मिलके हमको डिफरेंट तरीके के फीचर्स बताए हैं कि ये फीचर्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधे सीधे आपको पहले तो पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लेवल होते हैं। हमने मेनली 3 लेवल पढ़ा है, एक तो है टॉप मैनेजमेंट, फिर आता है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा गया है कि सारे लेवल्स में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो पहले अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें, टॉप लेवल मैनेजमेंट में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, ये सब आते हैं और इन सब का मेन काम यही रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, गोल वगैरह को फॉर्मुलेट करना, पॉलिसीज जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना, ये सारा काम, प्लस जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो भी डिसीजंस होते हैं उनको अप्रूव करना, उनको रिजेक्ट करना, ये सारा काम रहता है हमारे टॉप मैनेजमेंट का। सेकेंड, अगर हम बात करें मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, ये जो होता है इसके अंदर बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड्स आते हैं, रीजनल मैनेजर्स आते हैं, प्लांट मैनेजर्स आते हैं, सेक्शनल मैनेजर्स आते हैं और ब्रांच मैनेजर्स आते हैं। ठीक है, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मिडिल वालों का, कि टॉप वाले जो भी पॉलिसीज़ बनाए उन सबको प्रॉपर तरीके से ये देखना कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, प्लस जो टॉप मैनेजमेंट ने गोल बनाया है वो सारे गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं, ये सारा काम है हमारे मिडिल मैनेजमेंट का। इसके अलावा जो जूनियर मैनेजमेंट है उन तक कम्युनिकेशन करना, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रहा है कि नहीं देखना, उन सबको सुपरवाइज करना कि वो लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको जो भी एक्टिविटीज़ असाइन किया गया है क्या वो लोग प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारा ध्यान रखना जो है हमारे मिडिल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड जो है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट आता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट में मेनली अकाउंट ऑफिसर्स रहते हैं, अदर स्टाफ मेंबर्स रहते हैं, सुपरवाइजर्स रहते हैं, फोरमैन रहते हैं, तो ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, ये लोग जो है इंस्ट्रक्शंस लेते हैं अपने सुपरवाइजर से और उसके बेसिस पे ये लोग जो है डिफरेंट तरीके के टास्क जो है प्रॉपर करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इन सब के बीच में इन सबको कंट्रोल करना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इन सबको मैनेज करके रखना जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है 3 लेवल्स हैं, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने देख लिए, तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है वो भी हमने देख लिया। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हाउ आर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट फ्रॉम टिपिकल क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 नहीं है, 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है हमको हेनरी फ्योल ने दिया है। ठीक है, वो कौन से प्रिंसिपल्स है? 14 प्रिंसिपल्स थे। पहला प्रिंसिपल हमने देखा था डिवीजन ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट डे कॉर्प्स। ये सारे जो चीज़ें हैं 14 के 14 प्रिंसिपल्स जो हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है हमने, तो मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करूँगी। इसके अलावा हमने कुछ और भी प्रिंसिपल देखे थे जो मैनेजमेंट के थे, जो कि थे जैसे कि हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्राइमेसी ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लानिंग, control by exception, decision by exception, as well as equality of authority, power, responsibility and accountability। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट पार्ट को देखें, how are modern organizations different from typical classical organization in terms of practices of various principles of management। अगर हम इस पार्ट की बात करें तो हम देखेंगे कि आजकल जो है, आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में फ्लेक्सिबिलिटी जो है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में जो है फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इनफ टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट द रूल्स एंड फंक्शंस एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जैसा भी नीड है, जैसा भी वांट है, उस हिसाब से जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो हम अगर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारे प्रिंसिपल्स जो है वो एप्लीकेबल हैं। अगेन वही बात आती है यूनिवर्सैलिटी की। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हम किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सल नेचर के हैं। ठीक है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट बनाएं, हर चीज़ जो है एफिशिएंट तरीके से हो, इफेक्टिवनेस हमको मिले और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो जल्दी से जल्दी अचीव हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको जो 14 प्रिंसिपल्स है हेनरी फ्योल के वो भी लिखने हैं। जो अदर प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है, इसलिए मैं रिपीट इसको नहीं कर रही हूँ क्योंकि वरना ये वीडियो जो है बहुत लंबा खिंच जाएगा।
वो सारे प्रिंसिपल्स भी आपको लिखने पड़ेंगे और आपको लिखना बताना पड़ेगा कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये फ्लेक्सिबल है एज वेल एज दे हैव यूनिवर्सैलिटी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ मैनेजर्स, हाउ आर दे यूजफुल इन एनहांसिंग द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट फंक्शंस हमने क्या क्या डिस्कस करे थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शंस हैं हमारे मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं। इसके अलावा हमने रोल्स की बात करी थी कि 10 रोल्स हैं जो कि हमें दिया है हेनरी मिंट्सबर्ग ने। तो हेनरी मिंट्सबर्ग ने हमें 10 रोल्स दिए हैं मैनेजरों के लिए और इन रोल्स को हमने 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई भी कर दिया था। पहला था हमारा इंटरपर्सनल रोल्स। ठीक है, पहला हमारा कैटेगरी था इंटरपर्सनल रोल, सेकंड हमारा था इंफॉर्मेशनल रोल और हमारा जो थर्ड वन था दैट इज़ डिसीजनल रोल। ठीक है, तो 3 तरीके के रोल्स जो होते हैं वो हमारा मैनेजर परफॉर्म करता है। पहला हो गया इंटरपर्सनल रोल जिसके अंदर वो लीडिंग, लाइसनिंग और एक फिगर हेड की तरह फिगर हेड का रोल जो है वो निभाता है। सेकंड इज़ इंफॉर्मेशनल रोल जिसके अंदर वो मॉनिटरिंग करता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, स्पोक्स पर्सन की तरह भी एक्ट करता है। देन वी हैव द डिसीजनल रोल्स जिसके अंदर वो इनिशिएटिव लेता है, डिसएग्रीमेंट को हैंडल करता है, लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हैंडल करता है और नेगोशिएट भी करता है। तो इन सब से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। अगर आप सब चीज़ों को जो है प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हो तो जो है सारी चीज़ें हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से, सिस्टमैटिक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जो है वो वर्क करेगा। सारे जो डिपार्टमेंट्स के बीच में आप अगर कोऑर्डिनेशन इंश्योर करोगे तो जो है सारे डिपार्टमेंट्स अपने जो एक्टिविटीज़, अपने जो गोल्स हैं वो जो हैं प्रॉपर तरीके से अचीव कर पाएंगे और उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी जो है वो अचीव हो जाएगा। अगर कोई ना कोई डिसएग्रीमेंट आता है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर उस डिसएग्रीमेंट को हमारे मैनेजर ने ठीक से टाइमली अगर सॉल्व कर लिया तो अगेन हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, प्रॉपर तरीके से हम एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, अगेन हमारा एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये लिख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा अगर एक मैनेजर जो है अपना काम जो है प्रॉपर तरीके से करे। ठीक है, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जो हमारा आखिरी 15th क्वेश्चन है दैट इज डिस्क्राइब वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई डू ऑर्गेनाइजेशंस डिफर फ्रॉम वन अनदर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो रहा है, पहले भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को हम 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स एंड फाइनली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने कैसे क्लासीफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 तरीके से हमने क्लासीफाई किया था। अकॉर्डिंग टू इमोशनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर्स यानी कि हमारा मेंबर कितना इमोशनली इन्वॉल्व है उस हिसाब से हमने प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है, 2 तरीकों से क्लासीफाई किया। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स भी यानी कि वो किस लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड है उस हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन को क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया और हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सो इसी के साथ हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके बुक्स में दिए गए हैं। ठीक है, और इन सारे क्वेश्चंस में आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो भी कवर अप हो गया है। जो भी हमने टॉपिक्स देखे इस चैप्टर में वो सारे टॉपिक्स जो है इन क्वेश्चन से कवर अप हो गया है। आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।